इंडिया के अंदर तलाक और डिवोर्स का इशू बहुत डिस्कस किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि डिवोर्स के इशू को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन 2011 के सेंसस रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो बहुत जरूरी है कि डिवोर्स के फिगर्स के साथ साथ हम लोगों को सेपरेटेड के फिगर्स भी साथ में रखकर एक टोटल फिगर का जायजा लेना चाहिए। जब इस टोटल फिगर को हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि सारे फेथ्स में ये चीज प्रैक्टिस हो रही है। डिवोर्स एंड सेपरेटेड मिलाकर सारे फेथ्स के अंदर तकरीबन उनकी पॉपुलेशन के करीब करीब ही है, थोड़ा सा प्लस या माइनस होकर हम देखते हैं कि ये चीज प्रिवेलेंट है। मिसाल के तौर पर जो टोटल फिगर्स है, हिंदू रिलीजन का शेयर 77% है, मुस्लिम्स का शेयर 15% है, क्रिश्चियंस का शेयर 4% है और सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अदर्स ये सब के भी अपने अपने शेयर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज जो इंडिया में आज है ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि हमारे 1000 मैरिजेस में सिर्फ 13 डिवोर्स तक पहुंचते हैं। 1000 शादियां होती है, 13 डिवोर्स होते हैं। अमेरिका में 1000 शादियां होती है, 530 डिवोर्स होते हैं और अमेरिका फिर भी इसमें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। फ्रांस में 550 डिवोर्स होते हैं, क्यूबा में 560, एस्टोनिया में 580, लक्जमबर्ग में 600, स्पेन में 610, चेक रिपब्लिक में 660, हंगरी में 670, पोर्चुगल में 680 और बेल्जियम में 710, यानी 1000 में से 710 डिवोर्स हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां का शादी का सिस्टम फेल हो चुका है, डिवोर्स का सिस्टम फेल हो चुका है, वहां का फैमिली सिस्टम फेल हो चुका है। तो वहां के इस सिस्टम को इंडिया में लाकर यहां पर हमारा अच्छे सिस्टम को स्पॉइल करने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीजें इंडिया में परफेक्ट है, हाँ हमें भी कमियां हैं, हमें भी कहीं सुधरने की जरूरत है, लेकिन कम से कम इस चीज में तो इंडिया बहुत अच्छा है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स से साबित हो रहा है, जैसे कि हम सब देख सकते हैं, यहां पर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सिस्टम इंडिया में कैसे लाएं, जबकि हम ये देखते हैं कि वहां पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो उन्होंने धर्म को खत्म करके सिर्फ एक कानून को रखा है, तो इस चीज की वजह से उन्हें कितने सारे नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम अच्छे सिस्टम को कैसे स्पॉइल कर सकते हैं? आगे आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जब मैरिज का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो कौन सा सिस्टम चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जो आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं वो तो चीज है ही, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रॉब्लम। अमेरिकन गवर्नमेंट वेबसाइट सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो cdc.gov पे आप देख सकते हैं, वो कहता है कि अमेरिका में एसटीडीज एक अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में से 11 करोड़ लोगों को एसटीडी हो चुके हैं। हर साल 2 करोड़ और लोगों को एसटीडी हो जाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट को तकरीबन 16 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल खर्च करने पड़ते हैं। 16 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब 1,70,000 करोड़ इंडियन रुपीस। जो इंडिया का पूरा हेल्थ बजट है उससे बहुत ज्यादा सिर्फ एसटीडीज को कंट्रोल करने में खर्च किया जाता है। मैं अपील करता हूं हमारे कंट्री के सारे लोगों से, हमारी कंट्री की सारी वो विमेन राइट्स ग्रुप से भी अपील करता हूं कि आप ही बताइए, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ग्रेजुअली इंडिया में लाया जा रहा है, वो वेस्टर्न सिस्टम क्या सचमुच औरतों को राइट्स दे रहा है? क्या बीत रही उन सारे बच्चों पर? क्या ऐसे फादर्स जो शादी के बाहर बच्चे पैदा करते हैं, क्या उनकी विरासत इनहेरिटेंस में राइट होता है बच्चों का? क्या होता है उन औरतों का? क्या उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? क्या उन्हें ऑनर मिल रही है? क्या उन्हें डिग्निटी मिल रही है? या उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है? तब तक जब तक वो खूबसूरत है, तब तक उन्हें कोई मिलेगा जो उनमें इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद क्या? तो ये पूरा के पूरा सिस्टम एक बहुत ही नुकसानदेह, एक बहुत ही हार्मफुल सिस्टम है। और हमारे यहाँ जो बेटर सिस्टम है, जो पर्सनल लॉज पर बेस्ड सिस्टम है, हम उस अच्छे सिस्टम को छोड़कर एक वर्सेस सिस्टम को क्यों लाएं? पॉइंट नंबर 4, इंडिया के ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम पर क्या हम एक और एडिशनल बर्डन तो नहीं डाल रहे हैं? अगर आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर जाकर देखें, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 30 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और जब आप डिस्क्लेमर्स में जाकर देखेंगे तो डिस्क्लेमर्स में दिया है ये 2 करोड़ 30 लाख केसेस में फैमिली केसेस इंक्लूडेड नहीं है। फैमिली केसेस तो अलग है। कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया कि जो स्पीड में ये केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं, 30 साल लगने वाले हैं सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में। 29 सालों में पता नहीं और कितने एडिशनल केसेस आ जाएंगे। और अगर सिविल केसेस को देखा जाए तो वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो हम देखते हैं कि हमारे इस ओवरबर्डन सिस्टम के अंदर
क्या हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं? डिवोर्स मैटर्स की जब बात देखी जाती है तो डिवोर्स मैटर्स जब कोर्ट बेस्ड किए जाते हैं तो कोर्ट के अंदर एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल चलता है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट कर लिया तो मिनिमम 3 से 5 साल तो लगते ही हैं। किसी किसी केस में 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल तक भी लग जाते हैं डिवोर्स मिलने में। आप बताइए, इतने सालों में वो हस्बैंड और वाइफ जिन्हें ना डिवोर्स मिला है ना वो मैरिड हैं, उनका क्या होता है? वो किस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? उनके लिए जिंदगी में क्या ट्रायल और क्या सुकून और क्या उनको पार्टनरशिप मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? पॉइंट नंबर 5, हम ये जानते हैं कि इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास किया गया, जिसके तहत अलग से स्पेशल मैरिजेस की जा सकती है, जिसे आम आदमी की जुबान में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। जो कोर्ट मैरिज का सिस्टम है वो आजकल से नहीं, 1954 से इंडिया में आया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितने लोग हैं जो कोर्ट मैरिजेस करते हैं। आमतौर पर कॉमन बात है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सब के सब लोग अपने अपने सिविल लॉज में शादी करना प्रेफर करते हैं। कोर्ट मैरिजेस के लिए शायद ही थोड़े लोग जाते हैं। इससे क्या बात साबित होती है? इससे यह बात साबित होती है कि इंडियन पॉपुलेशन का मैंडेट, इंडियन पॉपुलेशन की प्रेफरेंस, हम सब की प्रेफरेंस अपने सिविल लॉज की तरफ है। हम सब कोर्ट मैरिजेस को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारा ये फ्रीडम खत्म होने वाला है। अगर आज भी हम सब कुछ ना करें और अपनी प्रेफरेंसेस को जाहिर ना करें और खामोश रहकर सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला बन जाए, तो फिर ये सारी फ्रीडम जो हमें मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जिस आजादी के लिए हम सब ने मिलकर आजादी की जंग लड़ी ताकि हम सबको आजादी मिले और हम आजाद रह सकें इस कंट्री के अंदर, वो आजादी का एक हिस्सा हमसे जाने वाला है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कहा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर स्टोन है। ये फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट दिया गया है और उसमें क्लियरली दिया है कि ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। हम सबको अपनी सोच का एक फ्रीडम दिया गया है एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हम सबको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, उस पर अमल और प्रैक्टिस करने और उस चीज को दूसरों तक पहुंचाने, प्रोपोगेट करने का राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 26, उसके अंदर दिया गया है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। हर कम्युनिटी को ये राइट दिया गया है, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट दिया गया है कि वो रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले अपने मैटर्स को खुद मैनेज करें। सवाल ये है कि क्या फैमिली लॉज रिलीजियस मैटर में आते हैं या नहीं आते हैं? आप बताइए। तो लोगों को एक लीगल राइट मिलता है, एक मान्यता मिलती है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है। किसने दिया है वो एक्सेप्टेंस? हमारे रिलीजन ने दिया है। वो दो लोगों को साथ में रहना लीगली करेक्ट कैसे समझा जाता है? सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आती है? किसने उसे वो एक्सेप्टेंस दी? रिलीजन ने दिया। तो मैरिज, ये खुद, ये फैमिली लॉज, ये हमारे रिलीजियस मैटर है। ये कोई कल्चरल मैटर नहीं है, ये हमारे कोई कस्टम्स नहीं है, ये हमारा रिलीजियस मैटर है। तो ये रिलीजियस मैटर होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दिया है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर कि हमारे ये रिलीजियस राइट्स नहीं डिस्टर्ब किए जाएंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो अगला सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें बताया गया है। आइए, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है आर्टिकल 44 में, लेकिन वो आर्टिकल कहां है? वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। 22 पार्ट्स में से पार्ट 4 में, और पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अगर आप पार्ट 4 पढ़ें, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 37 में क्लियरली दिया हुआ है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये क्या है मामला? ये सारे जो आर्टिकल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट नहीं है, ये डायरेक्शनल है, जो एक नेशनल कॉन्शियंस की तरफ हमें गाइड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल 44 पढ़ें, हम उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम आर्टिकल 44 की तरफ जाएंगे। आर्टिकल 47 में दिया है, द स्टेट शैल एंडेवर
to bring about the prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. इसमें दिया गया है कि सारे किस्म के शराब, सारे किस्म के ड्रग्स पूरी तरह से इंडिया में बैन किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 47 में दिया हुआ है। इस बारे में क्या किया है? क्या आपको पता है? इंडिया में स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट ऑफ द यूएन ऑफिस के मुताबिक और इंडिया के इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मुताबिक इंडिया में 1,07,00,000 ड्रग यूजर्स है। 1,07,00,000, जो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे पास ड्रग यूजर्स हैं। क्या हम जानते हैं कि इंडिया में रोज 10 लोग सुसाइड करते हैं और उनमें से एक शख्स ड्रग एडिक्ट होता है जो ड्रग्स के प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर बैठता है। क्या हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है? कई कंट्रीज है जो शराब का प्रॉब्लम कम कर रही है, लेकिन इंडिया में शराब का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, शराब का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है 1.6 लीटर 2003-2004 में हुआ करता था, अब 2.2 लीटर्स हो चुका है। पिछले 20 सालों में इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन 55% बढ़ा है। रोज 15 लोगों की जाने जाती है शराब पीने की वजह से, यानी तकरीबन हर 1.5 घंटे में एक शख्स की जान। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 कहता है that the state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। यानी रोजगार के ताल्लुक से स्टेट कोशिश करेगा कि सबको रोजगार मिले, सारों के सारों को। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 5 सालों में हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 77% घर ऐसे हैं जहां कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जहां रेगुलर वेजेस या रेगुलर सैलरी मिल रही है। किसी महीने में मिलती है, कभी नहीं मिलती है। 5% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, टोटली अनएम्प्लॉयड। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 48 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया है द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। इससे पहले आर्टिकल 43 में भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स के ताल्लुक से बात आ चुकी थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स का क्या हाल है। एग्रीकल्चर में हालांकि इंडिया की आधी वर्कफोर्स लगी हुई है, अराउंड 50%, लेकिन एग्रीकल्चर का हिस्सा जीडीपी का ओनली 13% के करीब है। तकरीबन 26 करोड़ फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारों का तो ये हाल है कि अपनी जिंदगी खुदकुशी करके खत्म कर देते हैं। हिदायतों का समंदर है और अहले जिंदगी का रहबर। कुरान में आया है दुनिया और आखिरत का मंदर। राहे हक है, राहे नजात, कुरान मजीद की हर तालीमात। थाम लो दामन इसका, कर लो आसान रोज़े महशर का सफर। तारुफ़े कुरान शेख अरशद बशीर मदनी से जानिए मौजूदा और जदीद एतराज़ात के मजबूत जवाबात। हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। आज इल्जाम तराशी क्यों इस्लाम के वजूद पर? आज शक व शुबुहात क्यों इस्लाम की पाकीज़गी पर? आज फैली है बदगुमानी क्यों इस्लाम की नेक अमली पर? मिलेगा आपको हर क्यों का जवाब इस्लाम के सच्चे उसूलों पर। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप देख रहे हैं i+ टीवी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात 24 घंटे बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम को जारी रखने के लिए आपके साथ की जरूरत है। हमने यह अंदाजा लगाया कि अगर हमारे सारे व्यूअर्स अपने माहाना अखराजात में से सिर्फ 100, 500, 1000 जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट दें तो इंशाअल्लाह हम ये काम बहुत आसानी से जारी रख सकते हैं। तो आइए नेक काम में आगे बढ़ें। अभी कॉल करें और i+ टीवी के मंथली सपोर्टर बनें। i+ टीवी के सपोर्टर बनने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। बात आपके अपने टीवी चैनल की है।
दीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। एग्रीकल्चर में हालांकि इंडिया की आधी वर्कफोर्स लगी हुई है, अराउंड 50%, लेकिन एग्रीकल्चर का हिस्सा जीडीपी का ओनली 13% के करीब है। तकरीबन 26 करोड़ फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारों का तो ये हाल है कि अपनी जिंदगी खुदकुशी करके खत्म कर देते हैं। आप देखेंगे कि 2014 में 5650 फार्मर्स ने खुदकुशी की और 2015 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 8000 से ज्यादा फार्मर्स ने खुदकुशी की। आइए अब हम आते हैं आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 में ये दिया गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहली बात इसमें ये नहीं दिया है दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल एंडेवर, इसमें दिया गया है द स्टेट शैल एंडेवर। इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसे ब्रिटिश ने बनाया था। 1946 से लेकर 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाकी रही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई सारे डिबेट्स और डिस्कशंस हुए जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। जब आर्टिकल 44 आया उस वक्त पर उस जमाने में भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट हुआ था। आप देखेंगे कि ये डिबेट्स पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है और वो डिबेट्स के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था, इट डज नॉट से दैट आफ्टर द कोड इज फ्रेम्ड द स्टेट शैल एनफोर्स इट अपॉन ऑल सिटीजंस merely because they are citizens। यानी कि ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजंस के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं कि आज हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर अमल करने की जरूरत है, चाहे वो शराब को बैन करना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, चाहे वो फार्मर्स के हालात को सुधारने की कोशिश करना है, और भी कई सारी चीजें हैं जो इंडिया की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर आज नहीं है, कल हमारे फैमिली लॉज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं तो क्या टॉपिक पर बात होती है? ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, मेंटेनेंस और क्या मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लॉज मौजूद है। मिसाल के तौर पे चाइल्ड मैरिजेस के मुतालिक चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 मौजूद है जो सारी कम्युनिटीज पर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, तो ये तो मौजूद है। उसी तरह हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अपॉन डिवोर्स एक्ट 1986 भी मौजूद है। खास तौर से डैनियल लतीफी जजमेंट जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट से मिला था, इसके इंटरप्रिटेशन के साथ में विमेन के कई राइट्स इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं। मतलब हमारी कंट्री में दो सिस्टम्स चलते हैं। एक सिस्टम है पर्सनल लॉ का सिस्टम। जो शख्स पर्सनल लॉ के थ्रू करना चाहता है उसके लिए वो ऑप्शन ओपन है। जो चाहता है कि उसे लीगली जाकर अपने राइट्स को सिक्योर करना है, तो जैसे हमने मैरिज के अंदर देखा, एक है पर्सनल लॉ के थ्रू मैरिज, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू मैरिज। उसी तरह हम देखते हैं कि दहेज के ताल्लुक से द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर आईपीसी के भी सेक्शंस 498A क्रूअल्टी टू वाइव्स या 304B डाउरी मर्डर्स भी अप्लाई होते हैं। और जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, 2002 का एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर ये जजमेंट पास किया गया था कि ट्रिपल तलाक एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरह 2002 में दगड़ू पठान वर्सेस रहीम बी पठान का भी केस है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने पास किया था। और साथ साथ में 2004 का एक और केस है, नजमू बी वर्सेस सिकंदर रहमान का भी केस मौजूद है। तो जो लेडीज चाहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सिस्टम से जाए, वो जाकर वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग जो सिविल लॉ के तहत रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों सिस्टम्स आज ऑलरेडी मौजूद है। जो बात इस तरह से मीडिया में हो रही है जैसे कि कुछ कानून मौजूद ही नहीं और कानून अभी लाया जा रहा है, तो कानून ऑलरेडी मौजूद है और कानून में कई सारे लॉज, कई सारे ऐसे जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है जिससे जो लोग वो सिस्टम से जाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, 175 साल की गुलामी से हम 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिश ने हमारे कई सारे हुकूक ले लिए, कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन
ब्रिटेन ने हमारे पर्सनल लॉज का राइट नहीं लिया था। उस 175 साल के पीरियड में आप देखेंगे कि लेक्स लॉ की रिपोर्ट मौजूद है जो 1840 के अंदर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा इट इज रिकमेंडेड दैट द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। 1859 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन था कि पर्सनल लॉज शुड कंटिन्यू टू गवर्न बाय सेपरेट कोड्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, उसने ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि हिंदू लॉ हिंदूज के लिए, इस्लामिक लॉ मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल मैटर के लिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाए। और इंडिया की आज़ादी 1947 में हुई, लेकिन उससे 10 साल पहले 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पास किया गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे कानून जो चलते आए, हिंदूज को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, सबको अपने पर्सनल लॉज इस पूरे पीरियड में मिलते रहे। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का सप्रेशन तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया। आखिरी बात, 10वां पॉइंट, आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑपोजिशन में सब बैकग्राउंड के लोग मिलकर आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आज हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के सारे सेक्ट्स के लोग साथ में मिलकर इस मैटर को अपोज कर रहे हैं। सारे के सारे सेक्ट्स में से कोई एक भी सेक्ट ऐसा नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। हाँ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो टेलीविजन पर आकर या खुद की पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैसियत में वो कुछ अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक बात को मिस आउट कर रहे हैं। यहां पर अब टॉपिक ये नहीं डिस्कस हो रहा है कि एक सिटिंग में 3 तलाक 3 होंगे या 1 होंगे। यहां 3 और 1 की बात नहीं हो रही है। यहां बात ये हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये चलेंगे या सारे कम्युनिटीज के सारे लॉज, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ के तहत हमारी कंट्री चलने वाली है, या हमारी कंट्री कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने वाली है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में मामला आता है तो कोई भी डिवोर्स नहीं दे पाएगा, ना हस्बैंड दे पाएगा, ना वाइफ दे पाएगी। डिवोर्स तो सिर्फ कोर्ट दे पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 पॉइंट्स जो आप सबके सामने रखे गए हैं, ये 10 पॉइंट्स पर हम सब के सब गौर करेंगे और हम सब के सब इस चीज के अंदर एक सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। अगर इस टर्निंग पॉइंट पर हम सारे के सारे कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेते अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, तो हो सकता है कि वो एक दरवाजा खुल जाएगा, एक ऐसा दरवाजा जिसमें आज तो जो चीजें होगी पता नहीं, लेकिन वो दरवाजा खोलने के बाद फ्यूचर की कौन सी हुकूमत कौन से कानूनों को लाकर आखिर में धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ, या जो हमारे यहाँ एक पाकीज़गी का, चेस्टिटी, अच्छे मॉरल्स का एक सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में हमें दिखता है, जिसकी सेफ्टी हम सबके साथ महसूस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सेफ्टी, वो चेस्टिटी, वो पाकीज़गी हमारी सोसाइटी से चले जाएगी। आखिर में हम सब ने मिलकर आज़ादी के जंग को लड़ा। आज हमारी आज़ादी यहाँ पर मौजूद है। आज कुछ लोगों के इस मौजू को, इस टॉपिक को एक गलत तरीके से अंडरस्टैंड करने की वजह से हमारी ये फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। मैं आप सबको उभारूंगा कि हमें लर्न करना चाहिए हिस्ट्री से लेसन्स। हम देखते हैं कि सोवियत रशिया जैसा एक पावरफुल कंट्री भी जब रिलीजियस फ्रीडम्स को सप्रेस करने लगा, जब यूनिफॉर्म लॉज वगैरह सारों के लिए लाने लगा, आखिर में जाकर जब सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट होकर अलग हुआ, तो वजहों में से ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी एकता, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी हार्मनी, अपनी टॉलरेंस को मेंटेन रखते हुए इस कंट्री के फ्रीडम को संभालें, जो हमारे बड़ों ने, हमारे ग्रेट लीडर्स ने हासिल किया और हमें दिया। आज हमें इसे प्रिजर्व करके आगे की जनरेशन तक पहुंचाना है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस चीज़ को सुनने के बाद अपनी लिमिट में रहकर पॉजिटिव एक्शन इस सोसाइटी को बचाने के लिए ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम के मुतालिक बिना तकल्लुफ अपनी राय 9588888826 पर व्हाट्सएप करें।